हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल नीट टू डॉक्टर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन आज करने वाले हैं ब्लड ग्रुप, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी एंड ऑल्सो लिम्फ। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा के बारे में डिटेल वीडियो बनाई थी, जो कि पूरी एनसीईआरटी बेस्ड थी। अगर आप नीट 25 देने वाले हैं या 11th में आप मेन एग्जाम्स देने वाले हैं, तो अगर उसका रिवीजन करना है तो आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए एंड कनेक्टेड रहिए मुझसे, ताकि आप इस पर्टिकुलर सीरीज का फ़ायदा उठा सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज अपन को पढ़ना है ब्लड ग्रुप। अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूँ तो ब्लड ग्रुप जो है वो मेजरली आपके दो टाइप के होते हैं, एक एबीओ ब्लड ग्रुप और एक आरएच नेगेटिव। ठीक है, या आरएच ब्लड ग्रुप। ठीक है, आरएच नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव, ये डैश की वजह से कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, आरएच ब्लड ग्रुप। ठीक, अगर अपन आगे बढ़े, जो ब्लड ग्रुप होता है ये आपका एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करें उसमें स्पेसिफिकली, तो ये जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें एक ब्लड ग्रुप होता है ए ब्लड ग्रुप, दूसरा होता है बी ब्लड ग्रुप, तीसरा होता है ओ ब्लड ग्रुप एंड चौथा होता है ए बी ब्लड ग्रुप, जिसको हम कलेक्टिवली एबीओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, सो एबीओ ग्रुपिंग जो होती है या ये जो पूरा जो ब्लड ग्रुप है, ये बेसिकली आपके कैसे हमें आइडेंटिफाई होता है कि कैसे किस बेसिस पे हम इसको ब्लड ग्रुप को डिवाइड करते हैं। इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस एंटीजन। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप होता है वो किस तरीके से डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस एंटीजन। अब अगर सरफेस एंटीजन की बात करें तो ये सरफेस एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? ये बेसिकली ये आरबीसी पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो हमारे बाइकॉन्केव आरबीसी होती है ना, उसमें आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अगर से ये हमारी आरबीसी है, अगर ये हमारी इस तरीके से बाइकॉन्केव शेप की आरबीसी है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी ये शुगर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दीज आर बेसिकली योर प्रोटीन्स। ये क्या है? ये आपके प्रोटीन्स हैं। ठीक है, सो दीज आर द ये आपके क्या है? ये सरफेस एंटीजेंस हैं। ये क्या है? ये सरफेस एंटीजेंस हैं, जिनके बेसिस पे आप बोलोगे कि ये ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है। अब ये वाला जो केस है जिसमें आरबीसी पे ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसपे, तो ये आपको केस मिलेगा ए ब्लड ग्रुप में, बी ब्लड ग्रुप में। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ओ ब्लड ग्रुप वाले केस में क्या होता है? सरफेस एंटीजन जो है वो एब्सेंट रहती है। सरफेस एंटीजन जो है वो एब्सेंट रहती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, ABO blood grouping is based on the presence or absence of the two surface antigens. एंटीजन क्या है? बेसिकली एंटीजन वो केमिकल है जो कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कराएगा ऑन द आरबीसीज, नेमली ए एंड बी. Similarly, the plasma of different individual contain two natural antibodies protein produced in response to antigen. ठीक है, एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो भी प्रोटीन प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी। तो जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, अगर अपन आगे चले इस पर्टिकुलर स्लाइड में, तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड. ब्लड of a donor has to be carefully matched with the blood of a recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping or destruction of the RBC. क्या होता है बेटा, आपकी जो आरबीसी होती है ना, इस पे जो सरफेस एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सरफेस एंटीजेंस जो प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, लेट्स सपोज ये जो आरबीसी है ये ए ब्लड ग्रुप वाली है। ठीक है, ये ए ब्लड ग्रुप की आरबीसी है।
तो जो इसका प्लाज्मा होगा जिसमें ये आरबीसी फ्लोट कर रही है, उसमें जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं। उसमें जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, ये जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, ये आपकी होंगी कौन सी? ये होंगी बी ब्लड ग्रुप की, बी ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडीज। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडीज। ठीक है। सो अगर मैं एक ऐसे बात करूं, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, कि ये अगर हमारा एक इंसान है, ठीक है, जिसके जिसकी आरबीसी पर ए आरबीसी पर ए एंटीजन है और उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी है। क्या होता है? जो भी उस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप होगा, जैसे कि इस आदमी का जो है वो ए ब्लड ग्रुप है, तो इसके जस्ट अपोजिट में बी एंटीबॉडी वहां पे प्रेजेंट होगी। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ओ की एंटीबॉडी क्यों प्रेजेंट नहीं होती? सो बेटा, ओ के लिए कोई भी एंटीजन नहीं होता। अब ओ जो भी जिस भी पर्टिकुलर इंसान में ओ ब्लड ग्रुप होगा, उसके आरबीसी के सरफेस पे ओ के लिए कोई भी प्रोटीन या एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होगा, जिसके अगेंस्ट में जो आपका जो प्लाज्मा है उसके अंदर कोई उस इस पर्टिकुलर की बात करें, इस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप की बात करें, तो ये जो पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप है, ये सिर्फ और सिर्फ बी के लिए आपका एंटीबॉडी बनाएगा, ओ के लिए नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओ की कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। इसके एग्जाम्पल से समझोगे तो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ठीक है। सो अगर अपन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को समझे, तो ये इंसान जो है, लेट्स सपोज इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, जैक रख लेते हैं। ठीक है। सो ये जो हमारा जैक है, इसका जो ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। ठीक है। तो इसके पास कौन सी एंटीबॉडी हुई? इसके पास एंटीबॉडी हुई बी के लिए। ठीक। होता क्या है, अब इसका एक्सीडेंट हुआ एंड इसको इमिडिएटली ब्लड की जरूरत है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो है आपका बी ब्लड ग्रुप वाला, और दूसरा है आपका ओ ब्लड ग्रुप वाला। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप वाला। तो क्या होगा? और एक और ले लेते हैं ऑप्शन, एक ए ब्लड ग्रुप वाला। ठीक है। तो इसका नाम अपन ने जैक रखा है, तो इसका नाम अपन क्या रख सकते हैं? कुछ भी रख लो। लेट्स से हैरी पॉटर ही रख लेते हैं, हैरी रख लेते हैं। इसको रॉन रख लेते हैं। एंड इसका कुछ हिंदी नाम रख लेते हैं। लेट्स सपोज ये राम है अपना। ठीक है। सो आपका ये जो हैरी है, अगर बिना किसी जांच के, बिना किसी एग्जामिनेशन के, ब्लड ग्रुप एग्जामिनेशन के, अगर हैरी ने अपना ब्लड जो है वो जैक को दिया, तो इसके जो सरफेस इसकी जो आरबीसी पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा, इसके आरबीसी पर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो तो बी के लिए प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके ब्लड में जो प्लाज्मा बह रहा है, उसमें जो एंटीबॉडीज होंगी, वो किसके लिए होंगी? ए के लिए होंगी। ए के लिए एंटीबॉडीज होंगी। ठीक है। अब जैसे ही ये वाला अगर हैरी जो है ये अपना ब्लड जैक को देता है, तो इससे क्या होगा? एंटीबॉडी एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर एंटीबॉडी एंटीजन का रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो इसका एंड रिजल्ट क्या निकलना है? डिस्ट्रक्शन ही निकलना है। किसका? आरबीसी का। ठीक है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी किसकी है? यहाँ पे एंटीबॉडी जो है वो आपके ए के लिए है, और यहाँ एंटीजन, अगर ये जैक के ब्लड में हैरी का ब्लड जाता है, तो यहाँ पे एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है? ए एंटीजन प्रेजेंट है। दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, रिएक्शन होगा जिसकी वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आई होप ये कहानी से तुम्हें समझ में आया होगा कि क्यों हम ब्लड ग्रुप को यूज करते हैं। ठीक है। तो अब हम हैरी को नहीं दे सकते।
ठीक है, अब हम हैरी का ब्लड यूज़ नहीं कर सकते। अब ऐसा होता है कि राम जो है वो कहीं चला जाता है, ठीक है? तो हमारे पास सिर्फ रॉन बचता है। जैक को हम हैरी का ब्लड ग्रुप दे नहीं सकते, तो बचा कौन? रॉन। अब जो रॉन है वो अगर आपको जैक का ब्लड ग्रुप दे दे तो क्या होगा? सो कुछ नहीं होगा। ओ के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? जो आपका ओक है, ठीक है? जो आपका ओ है उसके अंदर किसी भी तरीके का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता सरफेस पे, ठीक है? सो ये जब ओ ब्लड ग्रुप जो है जब आपका जैक के अंदर जाएगा तो ये आसानी से उसके साथ ब्लड के साथ उसको मतलब कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है? एंड ये हेल्दी हो जाएगा जैक, क्योंकि ए के अंदर बी के लिए एंटीबॉडीज हैं, ओ एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो कोलाइड क्या करेगा, ठीक है? या रिएक्शन क्या होगा, डिस्ट्रक्शन क्या होगा, तो इस वजह से आपका जैक जो है वो सेफ हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ए ब्लड ग्रुप मिल रहा है और आरएच कंपैटिबिलिटी भी है तो हम सिर्फ ये राम का ब्लड ग्रुप दे देंगे, ठीक है? सो आई होप ये चीज़ तुमको थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब अपन आगे चलते हैं आरएच ग्रुपिंग की तरफ। तो अगर अपन आरएच ग्रुपिंग की बात करें, सो हमारे जो आरएच फैक्टर है वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो या तो ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होता है या तो ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का ब्लड ए बी नेगेटिव होता है, किसी का ओ नेगेटिव होता है, किसी का ए बी पॉजिटिव होता है, किसी का ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव या बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, ठीक है? इस तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। सो ये जो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव वाला फैक्टर जो आ रहा है, ये आरएच की वजह से आता है, ठीक है? ये जो रेहेसस मंकी है, वहां से ये देखने को मिला था, ठीक है? सो बेसिकली ये भी एक आपका प्रोटीन है जो कि आपको मैक्सिमम आरबीसी पे मिल जाएगा, नियरली अबाउट 80%, ये याद रखना है, ठीक है? सो आपको ज़्यादातर जो ब्लड ग्रुप मिलते हैं ना वो पॉजिटिव में मिलते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो आरएच पॉजिटिव फैक्टर अपने पास कंसिस्ट करती है, ठीक है? तो 80% ऑफ द आरबीसीज के पास ये आरएच फैक्टर होता है, जिसकी वजह से हम उसे आरएच पॉजिटिव बोलते हैं। जिसके पास आरएच नहीं होता उसको हम बोलते हैं नेगेटिव, ठीक? So such individuals are called Rh positive, and those in whom this antigen is absent, इट इज कॉल्ड आरएच नेगेटिव, ठीक है? सो ये भी क्या है, ये भी एक एंटीजन है जो कि आपको आरबीसी पे देखने को मिलता है। एन आरएच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू अ आरएच पॉजिटिव विल फॉर्म अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द आरएच एंटीजन, ठीक है? सो आपको ये लाइन आगे याद रखनी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे अपन आरएच इनकम्पैटिबिलिटी समझेंगे। क्या लिखा है? अगर आरएच नेगेटिव पर्सन में आरएच पॉजिटिव ब्लड चला जाए तो उसके अंदर जो आरएच नेगेटिव वाला पर्सन है उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आरएच क्या है, एक एंटीजन है, ठीक है? ये किसी भी ब्लड ग्रुप में जाएगा वहां पे उसके बॉडी के लिए तो वो फॉरेन ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है? अब क्या होगा, वो जो उसकी बॉडी है आरएच नेगेटिव वाली वो क्या करने लगेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना चालू कर देगी। सो ये आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी एंड इसकी वजह से अगेन आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है? सो ये लाइन जो है आपके ब्लड ग्रुप के लिए आरएच के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सी, मैं यहाँ बता देती हूँ कि आपके एंटीजन जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है? सो अगर ए एंटीजन वाला सेल जो है अगर बी ब्लड ग्रुप में जाता है तो वहां पे एंटीबॉडी अगेंस्ट ए एंटीजन बनना चालू हो जाएगा, क्योंकि ए बाहर से आया है बी के अंदर, बी ब्लड ग्रुप के अंदर। सेम गोज विथ आरएच ग्रुपिंग। अगर आरएच नेगेटिव पर्सन के अंदर, क्योंकि उसके पास आरएच
फैक्टर नहीं है, एंटीजन नहीं है, इस वजह से उसको पता नहीं है कि ये फॉरेन पार्टिकल है कि सेम हमारे ही जैसा खून है। तो वो क्या करेगा, उसको लगेगा ये फॉरेन पार्टिकल है, ये मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करना चालू कर देते हैं। आरएच पॉजिटिव फैक्ट आरएच एंटीजन के अगेंस्ट चालू कर देते हैं आपकी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, एंड जिसकी वजह से आपका जो है वो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ठीक है, सो दिस इज फॉर योर आरएच ग्रुपिंग। अब हमें पढ़ना है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। बहुत ही फेमस केस है, दैट इज योर। सो इस पर्टिकुलर केस में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में क्या होता है, जो आपकी मदर है आरएच नेगेटिव, ठीक है, और जो फीटस डेवलप हो रहा है वो आरएच पॉजिटिव है इन दी सेकेंड प्रेगनेंसी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आरएच नेगेटिव मदर के अंदर फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से उनके अंदर एक एंटीबॉडीज डेवलप होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो लीक आउट हो जाएगी सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान, एंड उसमें जो वो बेबी है, फीटस है, उसको उसकी आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करेगी, एंड इसकी वजह से वो जो बेबी है उसमें सीवियर जॉइंडिस हो जाता है। ठीक है, एंड दिस कैन लीड टू द डेथ ऑफ द फीटस। ठीक है, सो ये पूरी एक ऑल ओवर स्टोरी है। अगर मैं इसको सिंपल से समझाने की कोशिश करूँ, लेट मी टेक द ब्लैंक पेज। सो हमारी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी की अगर अपन बात करें, फर्स्ट प्रेगनेंसी की अगर अपन बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जो मदर होती है, जो मदर होती है वो कैसी होती है, ये यहाँ पे आरएच नेगेटिव होती है। जैसे कि मैंने बताया, जो नेगेटिव वाला है, जो आरएच, इसमें क्या होगा, आरएच एंटीजन एब्सेंट होगा, तो ये बॉडी इसकी कैसे ट्रीट करेगी, जो भी इसमें आरएच पॉजिटिव, जो भी आरएच फैक्टर वाला एंटीजन वाला ब्लड इसके अंदर आएगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करना चालू कर देगी। ठीक है, सो आरएच नेगेटिव मदर है, इसने आरएच पॉजिटिव वाले फीटस, फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात हो रही है, ठीक है, फीटस ये कैसा है, आरएच पॉजिटिव। अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बैरियर है प्लेसेंटा। ठीक है, यहाँ पे बैरियर कौन है, प्लेसेंटा, जिसकी वजह से जो मदर का ब्लड है और जो फीटस का ब्लड है वो कांटेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, प्लेसेंटा की वजह से मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड कांटेक्ट में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपका फीटस का पार्चुरेशन होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में फीटस का या बेबी का पार्चुरेशन होता है, उस टाइम पे ब्लड जो है आपका फीटस का जो फर्स्ट फीटस है या फर्स्ट बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट न्यू बॉर्न बेबी का जो फर्स्ट न्यूबॉर्न बेबी का जो ब्लड है वो लीक आउट हो जाता है। ठीक है, लीक आउट हो जाता है, कहाँ पे, मदर की बॉडी में। ठीक है, मदर की बॉडी में, जिसकी वजह से जो मदर की बॉडी है वो क्या करती है, इट विल फॉर्म एंटीबॉडीज 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 अगेंस्ट 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 आरएच पॉजिटिव एंटीजन। ठीक है, आरएच पॉजिटिव एंटीजन। ठीक, अब उसने कुछ मदर की बॉडी ने कुछ अमाउंट में आरएच पॉजिटिव बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब क्या होगा, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, तो उस दौरान क्या होगा, मदर अभी भी कैसी है, मदर तो आरएच नेगेटिव ही है। ठीक है, आरएच नेगेटिव ही है, एंड जो फीटस होगा, जो फीटस है वो अगर आरएच पॉजिटिव आता है, तो जो आपका मदर से जो ब्लड आएगा उसमें वो लीक आउट हो जाएगी, कौन सी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज अगेंस्ट अगेंस्ट RH factor will leak out or will cross the placental barrier. ठीक है, placental barrier against RH factor cross the placental barrier
placental barrier and it will enter into the fetus, जिसकी वजह से यहाँ पे ये आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होना चालू हो जाएगा। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना चालू हो जाएगा एंड आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से सीवियर जॉइंटिस हो जाएगा। सीवियर जॉइंटिस हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा, इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द बेबी और स्टिल बर्थ। ठीक है, सो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है, देयरफॉर आरएच ब्लड ग्रुप आरएच शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर द ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, सो ए बी पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव फैक्टर है ये भी हमको ट्रांसफ्यूजन के दौरान देखना चाहिए। So, a special case of RH incompatibility has been observed between RH negative blood of pregnant woman with RH positive blood of a fetus. RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by the placenta. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सिंपल क्लियर वर्ड्स में वहां समझाया। However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of maternal blood to small amount of the RH positive blood from the fetus. In such cases, mothers start preparing antibody against RH antigen in her blood. In case of her subsequent pregnancies, the RH antibody from the mother RH negative can leak into the blood of the fetus and destroy the fetal आरबीसी। सेकेंड प्रेगनेंसी की बात हो रही है, जैसे कि मैंने आपको वहाँ फ्लो चार्ट पे समझाया। दिस कुड बी फेटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर अनीमिया एंड जॉइंटिस टू द बेबी। ठीक है, सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। सो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी आरएच एंटीबॉडीज। ठीक है, जस्ट आफ्टर द डिलीवरी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपके डिलीवरी के तुरंत ही मदर को एंटी आरएच एंटीबॉडीज दी जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज हैं ये डेवलप नहीं कर पाती, आरएच एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप नहीं कर पाती। ठीक, एंड ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, अब सबसे मेन आता है कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। तो अगर मैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड की बात करूँ तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये जो आपका पर्टिकुलर प्रोसेस है ये सीवियर ब्लीडिंग को रोकने का भी काम करता है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अच्छी खासी लंबी प्रोसेस है ये, लेकिन एनसीईआरटी में जितना गिवन है आज अपन उतना ही देखेंगे क्योंकि हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। सो ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। किसी भी तरीके की इंजरी या फिर ट्रॉमा की वजह से हमारी बॉडी में अगर ब्लड लीक होने लगता है या ब्लड फ्लो होने लगता है, तो तुम लोग जब देखते हो, अगर तुम लोगों को चोट लग जाती है एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स वो जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से खून आना स्टार्ट होता है वहां पे एक ब्राउनिश स्कम जैसा बन जाता है। ठीक है, और हमारा जो ब्लड है वो फ्लो होना बंद हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, सो ये कैसे होता है, ये प्रोसेस के थ्रू होता है विच इज कॉल्ड कोगुलेशन और द क्लॉटिंग। ठीक, सो इनके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो डार्क reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over a period of a time. It is a clot or a coagulum formed mainly a network of a thread called fibrin in which dead and damaged formed elements of blood group are trapped. तो होता क्या है कि हमारा जैसे कि ये ब्लड है, ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल है, यहाँ पे आप सपोज करो डैमेज हो गया। ठीक है, क्या हुआ, डैमेज हो गया, कहाँ, यहाँ पे। ये पूरा ही हो रहा है, कोई बात नहीं, हल्का बना देते हैं। सो अगर अपन देखें ये हमारा ब्लड
जो वेसल है वो डैमेज हो गई। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपके फाइब्रिन जो है वो आके मैश वर्क फॉर्म करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मैश वर्क फॉर्म करेंगे, नेट जाल जैसा बिछा लेंगे, ऐसे इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो है वो ब्लड तो फ्लो हो ही रहा है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे कंटिन्यूअसली ब्लड तो फ्लो हो ही रहा है इधर। तो यहाँ पे आपके जो भी आरबीसी है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज या प्लेटलेट्स वो यहाँ पे आके इकट्ठा होना चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्या, कोगुलम। क्या बोलते हैं, कोगुलम। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज कोगुलम। ठीक, ये जो मैश वर्क है, ये येलो वाला पार्ट जो है ये क्या है, दिस इज दी फाइब्रिन। ठीक है, ये क्या है, ये फाइब्रिन है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। Fibrin are formed by the conversion of inactive fibrinogen. Fibrin किससे बनता है, fibrinogen से, in the plasma by the enzyme thrombin. Thrombin in turns are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin. So basically क्या होता है, आपका फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना, फाइब्रिन बना। ये फाइब्रिन एक एंजाइम की हेल्प से बनता है जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बिन, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन। ठीक है, ये थ्रोम्बिन किससे बनता है, ये थ्रोम्बिन बनता है, ये थ्रोम्बिन बनता है किससे, थ्रोम्बो काइनेज से। ठीक है, किससे बनता है, थ्रोम्बोकाइनेज से। ये बेसिकली इनएक्टिव होता है, प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्म में हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको एक्टिवेट करने के लिए थ्रोम्बोकाइनेज लगता है। ठीक है, ये भी एक फर्दर एंजाइम है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, इस थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। ठीक है, an enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction. An enzyme complex is required above for the above reaction. Means आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, so this complex is formed by a series of a linked enzyme reaction which is known as cascade process involving a number of factors present in the plasma in an inactive state. सो बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि ये सारे फैक्टर्स जो है आपके इनएक्टिव स्टेट में क्यों रहते हैं। सो ये इनएक्टिव स्टेट में इसलिए रहते हैं क्योंकि अगर हमारी बॉडी में ये एक्टिव स्टेट में रहने लग गए, सो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके ये क्या करेंगे, बॉडी में ही कोगुलेशन फॉर्म करना चालू कर देंगे, जिसकी वजह से जो हमारे ब्लड वेसल है उनकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है वो कम होने लगेगी एंड इसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, सो इस वजह से आपके ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है ये आपके इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब बॉडी को लगता है कि ब्लीडिंग हो रही है एंड हमें यहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप करनी है, तभी ये सारे फैक्टर्स आपके अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, सो an injury or a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. Certain factors released by the tissue at the site of an injury also and initiate coagulation. ऑल्सो कैन इनिशिएट कोगुलेशन। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है यहाँ पे, पूछी गई है, कैल्शियम आयन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। तो ये जनरली ये जो लाइन है ना, ये आपकी ये नीट में भी पूछी जा चुकी है, इवन कई बार हम इसको जो आपके मेडिकल एग्जाम्स होते हैं उनमें भी हम देख लेते हैं। सो जो कैल्शियम आयन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में। ठीक है, सो अगर अपन आगे चले, आई होप ये आपको ब्लड ग्रुप और कोगुलेशन ऑफ द ब्लड समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी ही ली है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया है, ताकि तुम लोगों को रिवाइज करने में ईज हो। अगर अपन बात करें अब लिम्फ की, तो लिम्फ बेसिकली क्या है, इट इज अ
कलरलेस फ्लूइड। ये क्या है? ये कलरलेस फ्लूइड है। ठीक है, ये क्या है? ये कलरलेस फ्लूइड है। सो एज द ब्लड passes through the capillaries in the tissues, some water along with many small water soluble substances move out into the spaces between the cell of the tissue, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessel. So basically क्या होता है कि आपके जो ब्लड जैसे जैसे कैपिलरीज से पास करते हैं ना टिश्यूज में, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है ना उसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बड़ी बड़ी जो प्रोटीन्स है और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो ब्लड वेसल में रह जाती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों को डायग्रामेटिकली समझाऊं तो ये अगर हमारा क्या है, ये हमारे सेल्स हैं। ठीक है, दी ये एक कोई टिश्यू है, टिश्यू के अंदर ये सेल है। ठीक है, उसके अंदर ये स्पेस आपको देखने को मिल रही है। अब अगर अपन आगे बात करें, सो ये उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है इस तरीके से, उससे कौन कैपिलरी है तो कैपिलरी बिल्कुल सेल्स से पास से गुजरती है। सो ये आपकी कैपिलरी है और इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। और हमारा जो लेट्स सपोज ये हमारे प्लाज्मा का कलर ब्लू है। ठीक है, सो जो आपका वाटर है, ठीक है, कुछ वाटर जो है वो बाहर की, क्योंकि कैपिलरी जो होती है बहुत थिन वॉल्ड होती है, तो उसमें से वाटर जो है वो क्या होगा, पास आउट हो जाएगा और वो आ जाएगा दो दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इंट्रा सेल्युलर स्पेस जिसे कहते हैं, उसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ जो भी हमारे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे उस वो भी आ जाएंगे। सपोज ब्लू कलर से बना देते हैं, डार्क ब्लू से। ये आपके वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी हमारी प्रोटीन्स हो गई। ठीक है, प्रोटीन्स हो गई और आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, प्लेटलेट्स, ये सब के सब आपके कहाँ रह जाएंगे, कैपिलरीज में रह जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा है, it moves out into the space between the cell of the tissue, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessel. The fluid released out is called the interstitial fluid और टिश्यू फ्लूइड। इसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, इसी फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज इन प्लाज्मा, जैसा कि प्लाज्मा में होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ अ न्यूट्रिएंट गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। जितनी भी गैसेस की एक्सचेंज, जितना भी मटेरियल एक्सचेंज जो है वो आपका इसी के थ्रू होगा। अब क्या होता है, ये कंटिन्यूसली इस तरीके से फ्लो होता रहता है। अब ये कुछ न्यूट्रिएंट्स लेके आए, ऑक्सीजन गैस और कार्बन ऑक्सीजन वगैरह लेके आए, इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब आगे एक और ब्लड वेसल फ्लो हो रही बहुत एक और कैपिलरी होगी, तो अब ये सीधा इसमें आना स्टार्ट कर देंगे एंड यहाँ से सेल जो है वो जो भी वेस्ट मटेरियल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वो इसमें आपका कैपिलरी में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, लिम्फ जो है वो इस तरीके से एक्सचेंज करती रहती है। सो एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ अ वेसल कॉल्ड, जिसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन्स। ठीक है, तो ये जो मैंने सेकंड वेसल की यहाँ पे बात करी, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे और भी बहुत सारी छोटी छोटी लिम्फेटिक वेसल्स रहती है जो कि इस फ्लूइड को कंटेन करती है एंड ये डायरेक्टली आपके जो वेन्स हैं उनमें पोर कर देगी इस लिम्फेटिक फ्लूइड को। ठीक है, दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी।
लिम्फ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर द न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एटसेट्रा। जैसे कि मैंने बताया कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैरी करती है, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लेसिटल प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल विलाई। हमारे इंटरस्टिशियल विलाई में लेसिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से फैट्स जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछी जा चुकी है। सो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एक लाइन एनसीईआरटी की क्लियर की होगी एंड आपको पीपीटी भी अच्छी लगी होगी, और जो भी मैंने डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करी है वो भी समझ में आया होगा। सो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।